नमस्कार, मैं तनप्रीत आप सभी का नवभारत टाइम्स के वर्ल्ड कैंसर डे के खास मैराथन में स्वागत करती हूँ। कैंसर, इसका नाम सुनकर हर कोई डर जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में इसके बारे में जानकारी न होना। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में भयंकर और जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है, ताकि इसकी वजह से जो डेथ रेट है उसे कम किया जा सके और इस बीमारी के लिए सही और जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। तो आज के इस अवसर पर यहाँ हम आपके लिए कैंसर से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं जिनके बारे में हर आम इंसान जो है वो जानना चाहता है। और आज का टॉपिक है जागरूकता है जरूरी, कैंसर रोकथाम की दिशा में पहला कदम। और इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एक्सपर्ट्स। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सिद्धार्थ साहनी का, जो कि डायरेक्टर हैं ब्रेस्ट सर्विसेज फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट। डॉक्टर साहनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। थैंक यू वेरी मच। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, जो कि सीनियर डायरेक्टर कैंसर केयर ऑन्कोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर से हैं। डॉक्टर राजपुरोहित, आपका भी शो में बहुत स्वागत है। थैंक यू। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर दीपांजन पांडा का, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर पांडा, आपका भी शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर राजपुरोहित से करना चाहूंगी। डॉक्टर राजपुरोहित, कैंसर की शुरुआत कैसे होती है ये सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से होता है। तो ये वजह क्या है, हम आपसे बड़े ही आसान शब्दों में जानना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कि कैंसर की वजह क्या है, कैंसर क्यों हो जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, आम लोगों को लगता है कि कैंसर एक बीमारी है, लेकिन कैंसर एक प्रक्रिया का नाम है। इस प्रक्रिया से जो भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के समूह को हम आम भाषा में कैंसर बोल देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 200 से भी ज्यादा तरह के कैंसर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जब एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट पेशेंट को देखते हैं तो एग्जैक्ट टाइप और स्टेज के आधार पर कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर मुझे कैंसर हुआ और किसी दूसरे इंसान को कैंसर हुआ तो वो सेम है। कैंसर के अंदर 2 स्टेप के अंदर किसी भी नॉर्मल बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो कैंसर का रूप लेते हैं। इसको 2 स्टेप प्रोसेस बोलते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। आम भाषा में देखा जाए तो कैंसर कहीं बाहर से आई हुई नहीं बीमारी है, वो हमारे बॉडी के कणों के अबनॉर्मल होने की वजह से, उस प्रक्रिया के अब एक अबनॉर्मल ग्रोथ का रूप लेने की वजह से जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आती है उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो पहला स्टेप होता है, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन। कोशिकाएं या सेल्स अबनॉर्मल हो जाएं और वो बिना किसी कंट्रोल के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कर ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई करके एक ट्यूमर का रूप ले लें, तो ये पहला स्टेप होता है। काफी लोगों के अंदर ऐसे ट्यूमर्स नॉर्मली भी मिलते हैं। ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर भी एक अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, लेकिन अच्छी बात होती है कि ये उसी ऑर्गन के अंदर रहता है। जैसे अगर लंग के अंदर हुआ, या जैसे बच्चेदानी के अंदर रसौली, आपने सुना होगा रसौली हो गई, या कहीं और भी हमारे बॉडी में गांठें हो जाती हैं, कुछ लोगों के सर पे हो जाती है, किसी के पीछे हो जाती है। ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है उसको बोलते हैं मेटास्टैटिक पोटेंशियल। जब ये सेल ये एक ही सेल के क्लोन से बने होते हैं, तो ये मोनोक्लोनल होते हैं शुरुआत में। उसके बाद क्लोन और चेंज होने लगते हैं, लेकिन शुरुआत की जो कैंसर की स्टेज है वो एक सेल से शुरू होती है, खुद के बॉडी के सेल से। और जब उनके अंदर मेटास्टैटिक पोटेंशियल आ जाए, तब इन दोनों स्टेप के ओके होने के बाद ही वो जो सेल है वो कैंसरस सेल बन जाता है। और बॉडी के विभिन्न भागों के अंदर ये प्रक्रिया हो सकती है। चाहे वो ब्रेस्ट के अंदर हो तो उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे, चाहे वो लंग के अंदर हो तो उसको लंग कैंसर बोलेंगे। ये प्रक्रिया की वजह से कैंसर बोला जाता है। लेकिन हर बॉडी का जो कैंसर है वो अलग तरह से बिहेव करता है, वो पूर्णतः अलग बीमारी है। और आज की डेट में जो भी कैंसर्स हैं, इवन लंग के कैंसर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनका इलाज भी बिल्कुल अलग अलग होता है।
तो मैं ये बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि कैंसर सिर्फ एक प्रक्रिया का नाम है। इसके द्वारा जो बीमारियों का समूह बनता है उनको हम कैंसर्स बोलते हैं। इनके लिए 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन और मेटास्टेटिक पोटेंशियल। एक आपने क्वेश्चन पूछा जो बस शॉर्टली बोलूंगा, बाकी हम चर्चा को आगे लेके जाएंगे। कारण क्या है? जिस तरह से कैंसर ये स्टेप हो रहे हैं, ये कैंसर मल्टीफैक्टोरियल होता है। इसका कोई एक कारण ज्यादातर लोगों में नहीं होता है, लेकिन आज के युग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा, जिसमें कि कुछ है जो कि पर्सनल हैबिट्स हैं, जिसके अंदर टोबैको, स्मोकिंग, ये इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों का एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ा है। दूसरा एस्पेक्ट है इन्वायरमेंटल के अंदर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के सेल्स पे स्ट्रेस लाती हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में आने की वजह से वो कैंसर का रूप ले सकते हैं। थर्ड एस्पेक्ट जो है, जो कि 10 से 15% लोगों में होता है, वो होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसके अंदर फैमिलीज के अंदर कैंसर रन कर सकता है। तो ये तीनों या दोनों या एक भी कारण की वजह से किसी भी इंसान में कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजपुरोहित, एक जो आपकी ही बातों से सवाल मेरे मन में आ रहा था वो ये था कि क्या हम फिर ऐसा कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंसान में ये एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होते ही होते हैं? हाँ। क्या ये पॉसिबल है? यस। सो एक बेसलाइन रेट होती है कैंसर फॉर्मेशन की, जो कि हजारों सालों से हमें पता है कि बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें इतने हजारों सालों तक पता ही नहीं चला कि बीमारी आती कहां से। तो इसका जो डायग्नोसिस कंफर्मेशन शुरू हुआ 1950s के बाद से हमें पता चलना शुरू हुआ कि ये बाहर से आई हुई बीमारी नहीं है, ये हमारे बॉडी के अंदर खुद से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो हमें पहले बहुत सालों तक पता नहीं था। तो पॉपुलेशन का एक बेसलाइन, जैसे आपने बोला कि सबके अंदर कैंसर के सेल्स बन सकते हैं, हाँ सबके अंदर बनते रहते हैं। नॉर्मल इंसान के अंदर कैंसर के सेल बनते हैं, लेकिन 99.99% केसेस के अंदर हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के जो कण उनको पकड़ लेते हैं, उनको वहीं पे मार देते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है या कुछ लोग जैसे कि अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर रिपीटेड स्ट्रेस होने की वजह से इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उस एरिया में लो हो जाता है, या वो सेल्स इम्यून एस्केप कर लेते हैं और वो कैंसर जो सेल्स होते हैं वो इम्यूनिटी की पकड़ में नहीं आते हैं। तभी वो ये सब स्टेप पार करने के बाद ही वो फुल पोटेंशियल में आके कैंसर का रूप ले पाते हैं। बिल्कुल। तो इम्यूनिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर, शायद लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो आपकी तरफ से हमें मिली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहनी, जिस तरीके से डॉक्टर राजपुरोहित ने ये बताया कि लाइफस्टाइल जो हैबिट्स होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं, तो लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हम जानते हैं कि कई कैंसर्स होते हैं, जैसा अभी डॉक्टर राजपुरोहित ने भी बताया। कुछ कॉमन टाइप्स शायद हम सबको पता है, जैसे लंग कैंसर हो गए, पर इनके अलावा ऐसे कौन से कैंसर्स हैं जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होते हैं, जिनके लिए हम प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं या फिर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं? थैंक यू रणप्रीत, अच्छा क्वेश्चन रेज करा आपने। सो टबैको एंड लंग कैंसर और टबैको और हेड एंड नेक कैंसर के बारे में तो हमको सभी पता है, और भी पता लगने लग गया है। लेकिन जो 2-3 चीजें हैं जो अभी 10-15 साल में उभर के आई हैं, एक तो सेंट्रलाइज्ड ओबेसिटी, मोटापा और पेट पे, वो बहुत रोल प्ले करता है कैंसर के कॉज करने में, क्योंकि पहला स्टेप ये जो लाता है वो लाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आगे जाके, जैसे डॉक्टर राजपुरोहित जिक्र कर रहे थे, जो नॉर्मल सेल्स जो इम्यून सिस्टम्स हैं उसमें रिपेयर में मदद करते हैं, ताकि जो अगर 2-3 सेल बिगड़ के कैंसर बनना शुरू किया तो उनको उसी समय खत्म कर देते हैं। अगर वो इंसुलिन सारा सिर्फ शुगर में और फैट में टाइड अप होगी तो वो ये नहीं कर पाएंगे, और ब्रेस्ट कैंसर का और यूट्राइन कैंसर का में काफी इसका हद तक रोल प्रूव कर दिया गया है। एंड दिस हैज the best way to look after it is avoid fast food, एक्सरसाइज करिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी खुद कहते हैं कि हर रोज योग करो, और 21 जून को वर्ल्ड योग डे भी बनाया हुआ है। फिर भी अबाउट 68% ऑफ माय प्रैक्टिस, जब मैंने अपने फिगर्स ऑडिट करे थे 2022 में, तो 68% ब्रेस्ट कैंसर जो जिन लेडीज को हुए थे
उनकी जो बॉडी मास इंडेक्स है और मोटापे का कारण है वो बहुत हाई था. सो डेफिनेटली avoiding obesity or reducing it is a huge lifestyle factor. The second and third factors are factors which are coming, अभी आ रहे हैं, वो हैं white sugar or white sugar products and saturated non-saturated fats. So all your vegetable oils, especially reheating of vegetable oils, these must be avoided as much as possible. White sugar के अलावा आप कोई भी natural sugar का इस्तेमाल करें, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी. जैसे गुड़ है या कोकोनट शुगर है या पाम शुगर है, that's okay. But these are the 3 or 4 things in a lifestyle, and of course avoidance of excess or any alcohol really, and cigarettes and tobacco, chewed tobacco. That's a major hindrance. ओके तो इतना ज्यादा अभी तक जो जैसे पुराने समय से चलते हुए आ रहे थे, तो सफेद चीनी या सफेद वाइट शुगर जैसे हम कहते हैं, वो ही लोग जो है अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कितनी घातक हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, ये लोगों को शायद इन्हीं बातों की अवेयरनेस नहीं है. तो डॉक्टर पांडा, जिस तरीके से डॉक्टर सहानी ने हमें लाइफस्टाइल कैंसर्स के बारे में बताया, तो लाइफस्टाइल से जुड़े कैंसर की तो जो बात है वो हमने की ही, लेकिन कौन से कैंसर्स जेनेटिक होते हैं और फैमिली हिस्ट्री होने पर उसका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू तनप्रीत जी. एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, सारे कैंसर जेनेटिक होते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्म जेनेटिक एंड हेरिडिटरी. क्योंकि कैंसर होने के लिए हमारे शरीर के, जैसे डॉक्टर सज्जन ने बताया ना, सेल्स एबनॉर्मल होते हैं. वो रातों रात एबनॉर्मल नहीं होते, उनके अंदर पहले कुछ सेल्स के अंदर जीन मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनको हम प्रो ऑटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, वहां से ऑन्कोजीन बनते हैं, एंड तब वो एबनॉर्मल ग्रोथ करना शुरू होते हैं. एंड जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते रहते हैं ना, हमारे बॉडी की चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे वो समझा रहे थे ना, वो एबनॉर्मल सेल्स को हम फिल्टर आउट करते हैं, तो वो कम होता जाता है. इनफैक्ट सबसे बड़ा रिस्क कैंसर का एज होता है. आप अगर 90 साल तक जिएंगे तो देयर इज अ स्टडी दैट 5 में से 1 लोगों में कैंसर होगा, क्योंकि हमारे बॉडी की चेक्स एंड बैलेंसेस कम हो जाते हैं. नाउ फॉर दैट मैटर ऑल कैंसर्स आर जेनेटिक्स, क्योंकि बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशंस में कैंसर सेल बनते नहीं है. उससे डिफरेंस है हेरिडिटरी. हेरिडिटरी कैंसर क्या है? जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो. इसमें भी लोगों को समझना पड़ेगा कि कैंसर इनहेरिट नहीं होता है. कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर की चांसेस बढ़ाता है. अबाउट 5% लोगों में हम देखते हैं वो जीन इनहेरिटेड होता है. उसमें सबसे कॉमन है BRCA1 एंड BRCA2 जीन, BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स, जो हमारे शरीर में स्त्रियों में ओवरियन कैंसर यानी कि डिंबाशय की कैंसर और स्तन कैंसर और यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की कैंसर की ये बढ़ाते हैं. एंड मेल में वो पैनक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर एंड मेलानोमा की रिस्क बढ़ा सकते हैं, स्किन कैंसर्स की. आप जानते होंगे. एंड समटाइम्स लोग क्या करते हैं, अगर उनको पता चलता है कि ये जीन उनके अंदर है जिनमें उनके कैंसर की रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनफैक्ट वो प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी भी कराते हैं. सबसे फेमस इंसिडेंस है एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की. जब उनको पता चला कि उनके अंदर BRCA म्यूटेशन है, शी अंडरवेंट अ बायलैटरल मैस्टेक्टमी, वो पहले ऑपरेशन कराए थे. सो बट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दिस, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, सिर्फ 5% से 10% कैंसर है जो कि हेरिडिटरी है. सो अपने कैंसर के लिए या किसी के कैंसर के लिए उनके रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, जीन्स को दोषारोप करना ठीक नहीं है. मोस्ट ऑफ द कैंसर्स हैपन ड्यू टू स्पोरेडिक जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि आपके अपने ही सेल्स के अंदर वो म्यूटेशन होते हैं जिससे वो कैंसर होता है. बट हेरिडिटरी कैंसर 5 से 10% है. बिल्कुल, तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि हेरिडिटरी क्या होता है और जेनेटिक क्या होता है. जनरली इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हमारे यहाँ कैंसर बढ़ता चला जा रहा है वो जेनेटिक है. जी, तो मुझे लगता है अब शायद हमारे यूजर्स को इस बात का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा. तो जिस तरीके से हम कैंसर्स की बात कर रहे हैं, हमने एनवायरमेंटल कैंसर, लाइफस्टाइल कैंसर या हेरिडिटरी कैंसर्स के बारे में बात की. एक बहुत ही बेसिक सा सवाल जो डॉक्टर राजपुरोहित मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या कैंसर्स या जो भी कैंसर किसी को होता है तो वो लक्षण देता है
कैसे सिग्नल्स या साइंस दिखने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक लोगों के अंदर अवेयरनेस होना कि ज्यादातर कैंसर्स के अंदर ऐसे कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं। तो जो शुरुआती कैंसर्स होते हैं, अगर आप समझिए कि मान लो किसी भी ऑर्गन के अंदर, जैसे लंग कैंसर है फॉर एग्जांपल, हम देखें लंग कैंसर में बहुत बार एक अगर गांठ बन रही है, लेकिन लंग्स के अंदर वॉल्यूम बहुत होता है, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि जब वो गांठ 3 से 5 सेंटीमीटर की बन गई तब तक कोई लक्षण ही नहीं होगा उनको। तो हर कैंसर के अंदर लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन WHO की तरफ से अगर मैं बोलूं, कुछ एक ऐसे निमोनिक बनाया है CAUTION, कॉशन, जिसके अंदर कॉमन सिम्टम्स को बताया गया है। मैं सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि ऐसे लक्षण दिखे तो जरूर अपने डॉक्टर को आप बोलिए, जो आपके फैमिली फिजिशियन है, कि वो आगे आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट कराएं या एक स्पेशलिस्ट को रेफर करें। जैसे कि कफ, अगर किसी इंसान को 2 हफ्ते से ऊपर कफ हो रही है और उस कफ के अंदर उनका कोई चेस्ट पेन हो रहा है या कफ में उनके बलगम में ब्लड आ रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है लंग कैंसर का। लेकिन यही लक्षण टीबी में भी हो सकता है, यही लक्षण निमोनिया में भी हो सकता है। लेकिन 2 हफ्ते से ऊपर किसी को खांसी है तो वो इग्नोर ना करें। अब बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको COPD नाम की, अस्थमा नाम की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी ऐसी खांसी रहती है। लेकिन अगर किसी को इस तरह की खांसी है जो उनके रूटीन ट्रीटमेंट से 2 हफ्ते में ठीक नहीं हुई और उनको चेस्ट पेन हो रहा है, उनको सांस फूल रही है या उनके बलगम में ब्लड आ रहा है, तो उनको आगे चेस्ट के CT स्कैन के द्वारा या एक्सरे के द्वारा या ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा जांच कराना जरूरी है। तो ये एक लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण, एक का मतलब अबनॉर्मल कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है उनको, या जैसे मान लीजिए उनके बलगम के अंदर ब्लड आया, उनके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, उनके स्टूल में ब्लड आ रहा है या उनकी उल्टी में ब्लड आया, तो कहीं से भी अबनॉर्मल अगर ब्लीडिंग होता है तो ये एक अबनॉर्मल साइन होता है। इसमें उनको जरूर आगे चेक कराना चाहिए, पेट के कैंसर के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के लिए, आंतों के कैंसर के लिए, या उनके नाक में या कहीं और ट्यूमर है या गले, नाक कान गले के मुंह के कैंसर में है, उसके लिए चेक करना चाहिए। महिलाओं के अंदर एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है जिसमें जैसे महीने आने बंद हो चुके हैं और अब अचानक से उनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो जाए, तो ये यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर के अंदर सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होना एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। इसके अलावा हम लोग अगर नेक्स्ट एक देखें, कहीं किसी बॉडी पार्ट में लंप हो जाए, जैसे ब्रेस्ट में लंप हो जाता है, तो ब्रेस्ट में लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत का जो लंप होता है, अगर उसको जानकारी नहीं है, जैसे हम ये आज वर्ल्ड कैंसर डे पे हम जानकारी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इतना मुझे जरूर समझ आया है पिछले 10 सालों के अंदर कि लेडीज स्पेशली अगर वो थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं, मैं गांव में नहीं बोल सकता, अगर 10वीं 12वीं भी किसी ने पढ़ाई करी है, तो आज के डेट में जरूर जैसे उनको कोई लंप दिखता है तो वो लोग आगे आके चेक करवा रहे हैं। तो ब्रेस्ट की अवेयरनेस काफी ज्यादा हुई है हमारे देश के अंदर, अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो बिल्कुल पेनलेस लंप की तरह आता है। इसी तरह से मेल्स के अंदर टेस्टिकल में लंप हो जाए तो भी एक इंपॉर्टेंट वो लक्षण है टेस्टिकुलर ट्यूमर का। बॉडी में किसी और हिस्से में लंप है और वो साइज बढ़ रहा है उसका, जैसे बोन ट्यूमर्स है, मसल ट्यूमर्स हैं, वो शुरुआत में पेनलेस लंप या बिल्कुल मिनिमल पेन के लंप की तरह आएंगे। तो अगर ऐसा कोई भी स्थिति है जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर नहीं ठीक हो रहा है, अपने डॉक्टर को मिले। इसके अलावा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है इसका कैंसर का। आवाज बैठ रही है, गला दब गया है, वो भी एक लक्षण हो सकता है वॉइस बॉक्स के कैंसर का या लंग कैंसर का। और किसी बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर अगर किसी इंसान के दाने धब्बे हैं और वो अचानक से जैसे तिल होते हैं, मस्से होते हैं, उनका साइज या आकार बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है स्किन कैंसर का। इंडिया में कम होता है, बट यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। तो कुल मिलाकर बात यह कि कैंसर के ऐसा स्पेसिफिक लक्षण नहीं मिलेंगे, कुछ लक्षण जिसमें कि वजन, अकारण वजन कम हो जाना, इनडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो जाना, किसी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग होना, कफ होना, ये लक्षण हो सकते हैं। अगर ये लक्षण आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं 1 या 2 हफ्ते में, तो इसकी जांच आगे होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर राजपुरोहित ने इतने इलैबोरेटली इस चीज को बताया और मतलब इतने छोटे छोटे जो ऐसे लक्षण जो हम रोजमर्रा में भी देखते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, लेकिन वो कभी जाकर के कैंसर का रूप ले सकती है, ये शायद कोई नहीं सोचता है। तो पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतने अच्छे से आपने
लक्षण को बताया कि लक्षण ऐसे होते हैं। आपने गांठ की बात की थी डॉक्टर राजपुरोहित, तो मैं डॉक्टर साहनी से इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ कि एक छोटी सी गांठ कैंसर की वजह बन सकती है, जैसे डॉक्टर राजपुरोहित ने भी बताया। तो किस टाइप की गांठ अगर किसी को भी महसूस हो रही है तो उसे हम खतरनाक माने, और नोटिस में आते ही किसी को भी डॉक्टर से कैसे तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली गांठ को लेकर अगर बॉडी में कहीं पर भी दिखाई दे रही है? जो सबसे कॉमन गांठ, जैसे डॉक्टर राजपुरोहित ने बताया था आपको, जो होती है वो यूजुअली ब्रेस्ट में पाई जाती है, स्तन में, औरतों में। और फॉर्चुनेटली अगर 100 महिलाएं आती हैं हमारे पास तो उनमें से सिर्फ 10 या 12 में ये गांठ कैंसरस होती है। बाकी गांठें नॉन कैंसरस हैं। लेकिन जैसे ही अगर कोई गांठ फील हो तो प्लीज आप अपने क्लोजेस्ट सेंटर पे जाइए, और इसको, हर गांठ को चेक करने का एक तरीका होता है। ब्रेस्ट में जब होती है तो उसको हम ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। वो होता है हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इमेजिंग अकॉर्डिंग टू एज और बायोप्सी। 3 चीजें। वो पूरा ऑब्जेक्टिव डायग्नोसिस होता है, उसमें कोई अब ये गुंजाइश नहीं होती कि जी डॉक्टर सानी आपके जहन में क्या है ये, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज अब हम ऑब्जेक्टिवली असेस कर रहे हैं। सिमिलरली कहीं और भी गांठ हो तो उसको डॉक्टर से असेस जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि पिछली बारी गए थे डॉक्टर के पास तो हमें बताया गया था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तो हमने सोचा वही चीज होगी और उसको इग्नोर कर दिया। सो गांठ होती है, उसको हम अंग्रेजी में ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है, पर वो डिसीजन जो है वो एक स्पेशलिस्ट को या क्वालिफाइड डॉक्टर को देनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी गांठ मिले, गांठ अब नॉर्मल होती है, ठीक है, वो नॉर्मल उसमें कहीं नहीं आएगी, तो उसका प्लीज असेसमेंट ढंग से करवाइए, क्योंकि यू राइट, आई मीन कुछ भी कैंसर हो सकता है। हम जब ब्रेस्ट में देखते हैं तो हम एक वर्किंग डायग्नोसिस से चलते हैं कि ये गांठ जो है कैंसर है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज, कि जब तक हम पूरी जांच नहीं कर दें हमारे जहन में ये कैंसर है। फॉर्चुनेटली 90% टू रिटेन माई सैनिटी, 88 to 90% ये नॉन कैंसरस निकलते हैं। बट अगर हमने ये मेथडोलॉजी फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो अर्ली कैंसर, जैसे डॉक्टर राजपुरोहित जिक्र कर रहे थे, जो अर्ली कैंसर हैं वो मिस हो जाएंगे। और आज की तारीख में मैं आई थिंक दोनों दीपांजन पांडा और सर्जन राजपुरोहित मेरे से सहमत हैं कि अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर आपको समय पर मिल जाए तो उसका आज हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। उसको सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते, उसको क्योर कर सकते हैं। इसका मतलब जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो उसके वापस आने के चांसेस, और एंड दैट्स ट्रू आई थिंक सभी कैंसर्स के लिए, अगर अर्ली पकड़ा जाए तो कैंसर को इस समय हम प्रैक्टिकली खत्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद इसके चांस वापस आने के चांसेस लेस देन 5 or 10% रह जाते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके का हमारा ये सेशन ही है अवेयरनेस पर, और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जो भी सुन रही होंगी हमें, वो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी अगर आपको गांठ फील होती है, चाहे आपके स्तन में हो या कोई भी दूसरी बॉडी पार्ट में हो, तो प्लीज नियरेस्ट सेंटर जाकर उसका चेक जरूर करवाएं। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पांडा, एक ऐसा सवाल जो शायद हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। कई बार हमारी बॉडी में हमें बहुत अनयूजुअल पेन होते हैं और हम तेल लगाकर, मसाज करके या थेरेपीज लेकर इन तरीकों से उसका इलाज करते रहते हैं और टालते रहते हैं। लेकिन जब वो असहनीय हो जाता है और चेक कराने पर पता लगता है कि ये तो किसी कैंसर की वजह से है, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि दर्द भी कभी ना कभी कैंसर में तब्दील हो सकता है? कैसे समझाएंगे यूजर्स को आप इसे? ग्रेट क्वेश्चन तनप्रीत। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज समझिए, कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ, हम इसे कैंसर एक्चुअली ज्यादातर समय पेनलेस होता है। सो मोस्ट ऑफ द जो कैंसर्स के लंप होते हैं दे आर पेनलेस। पेन कैंसर में कब होता है? जितने पेशेंट हमारे पास पेन लेके आते हैं, 99% केसेस दे आर कॉज अदर देन कैंसर। कॉमन कॉजेस क्या होते हैं? ये पेन, मसल्स पेन हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकते हैं एंड बोन पेन हो सकते हैं। यूजुअली जॉइंट पेन जो हम देखते हैं वो एज के साथ साथ जब जॉइंट की डिजेनरेशन होते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो काफी कॉमन है।
स्पेशली वेट बेयरिंग जॉइंट, यानी कि जैसे हमारे नी जॉइंट्स हैं, इस सबसे कॉमन है। बाकी हिप जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट्स है, इसमें भी हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस देखते हैं, काफी कॉमन है। मेडिसिन के सहारे, फिजियोथेरेपी के सहारे, एक्सरसाइज के सहारे ये ठीक है। देयर आर समटाइम्स इम्यूनोलॉजिकल कॉज, हमारे शरीर में इम्यून रिलेटेड डिसफंक्शन होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, वो भी जॉइंट पेन कर सकता है। ये रहा जॉइंट्स की मामला। यानी कि गाउट होता है जिसमें बॉडी में हमारे यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, उसके लिए कभी कभी असहनीय पेन होते हैं, वो भी मेडिसिन से ठीक होता है। बाकी एक कॉमन पेन की रीजन है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। आपको जान के हैरान होंगे कि हमारे जैसे देश में हमें लगता है इतना सूरज है, लेकिन एक्सपोजर टू सन इज वेरी लिमिटेड एंड अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, स्पेशली फीमेल, सफर्स फ्रॉम severe vitamin D deficiency, and vitamin D is a very essential vitamin for the absorption and metabolism of calcium. So vitamin D के कमी की वजह से शरीर में हड्डी कमजोर हो सकते हैं, उसके लिए काफी पेन होते हैं, एंड सिर्फ पेन नहीं, उसके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सब भी हो सकते हैं। So हमारे पास जैसे ऐसे पेन लेके आते हैं तो हम कभी कभी उनके इन्वेस्टिगेट कराते हैं। उनमें हम लोग एक डेक्सा स्कैन होता है, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शियोमेट्री, बोन मिनरल डेंसिटी, वो देखते हैं तो काफी पेशेंट को उसमें हड्डी में कैल्शियम की कमी दिखता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, एंड इन ए वेरी सीरियस केस उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो भी पेन कर सकता है। एंड थर्ड, देयर कैन बी मसल पेन, मायोसाइटिस, देयर कैन आल्सो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। बट कैंसर बोन पेन तभी करता है जब इन प्राइमरी बोन के कैंसर हो या वो कैंसर बोन्स में फैल गया हो। देयर आर सर्टेन कैंसर लाइक प्रोस्टेट कैंसर इन मेल, testicular cancers, breast cancers and lung cancers, they have a predisposition to go to bones. वो बोन में खून के जरिए वो बोन में जाके पहुंच जाते हैं, बोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, तब वो कैंसर। बट एज आई सेड, नॉर्मली अगर आप पेन के, बोन पेन के साथ आते हैं या शरीर में दर्द के साथ आते हैं, इसमें 90% या उससे भी ज्यादा केसेस में इट विल बी वन ऑफ दीज ऑस्टियोआर्थराइटिस और विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और सिंपल मसल पेन। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी जो चीज है तनप्रीत, कोई भी दर्द हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड डेफिनेटली एनसेड टाइप के, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लैम टाइप का, सॉरी नाम नहीं बोलना चाहता, बट कोई भी ऐसी दर्द की दवाई लेनी नहीं चाहिए। इससे किडनी के ऊपर नुकसान पहुंचता है, गैस्ट्राइटिस होता है। हम रेगुलर देखते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सालों साल से लोग दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये दवाई ओवर द काउंटर बड़े आसानी से मिल जाते हैं, एंड हम लोग दवाई खाने में माहिर हैं, एंड उनसे अल्टीमेटली अपनी किडनी के एंड अदर ऑर्गन्स के। सो प्लीज, अगर आपके कोई पेन है तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल फिजिशियन के पास जाके उनको दिखाइए, उनको एसेस करिए। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि पेन को निग्लेक्ट ना किया जाए। ठीक है, शुरुआती दौर पर हम सब यही चाहते हैं कि पहले डॉक्टर के पास ना जाएं, खुद डॉक्टर बन जाएं, बट अगर वो चीज नहीं हो रही है ठीक, तो प्लीज आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आगे रिस्क ना बन जाए। तो डॉक्टर राजपुरोहित, जिस तरीके से डॉक्टर पांडा ने एक डाइट की बात की कि कितना जरूरी है कि हम अपने खाने में जो है इन सब चीजों की कमी ना रखें, तो एक हेल्दी डाइट जो है वो कैंसर प्रिवेंशन के लिए कितनी जरूरी है? हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हम पूरा डेटा उठा के देखें तो हम ये मान सकते हैं कि अप टू 50% जितने भी कैंसर्स हैं आज की डेट में, वो लाइफस्टाइल या पर्सनल हैबिट से रिलेटेड है। सो ना केवल डाइट बट लाइफस्टाइल। तो अगर हम मतलब 3-4 स्टेप अगर हमें बताने हो तो वी शुड से नो टू टोबैको। अल्कोहल बहुत कंट्रोवर्शियल है, लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, डॉक्टर्स भी हमारे जो हार्ट के डॉक्टर है कुछ और बोल देते हैं, हम कुछ और बोल देते हैं, लेकिन alcohol also only social drinking I think, or alcohol which has got very low percentage of ethanol, वो भी अगर बिल्कुल mild या moderate quantity में लिया जाए। Smoking definitely yes, because smoking causes 13 different type of cancer, और it is very important part of personal habit which should be absolutely no। तो alcohol, smoking और या tobacco हो गया। उसके बाद जैसा डॉक्टर साहनी ने बताया कि ओबेसिटी और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये दोनों चीजें जो है ना काफी हद तक बोथ मेल्स और फीमेल्स में गैस्ट्रो के, गायनी के कैंसर्स के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर ये चीज हम अवॉइड कर सकते हो, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, चारों कैंसर्स का रिस्क ऑलमोस्ट 50% से कम हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा नहीं बोला जाता है, बट स्ट्रेस ओवर टाइम हैज बीन फाउंड टू हैव टू इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस। नंबर वन, हमारा मेटाबॉलिक जो वैल्यू है, जो हमारा इंसुलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ये सारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। उसकी वजह से ना चाहते हुए भी लोगों के अंदर ओबेसिटी आ जाती है। तो स्ट्रेस इटसेल्फ, हम आज के डेट में एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें हम स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो स्ट्रेस भी हमारी बॉडी के लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, नींद को अफेक्ट करता है, इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। तो बहुत अगर क्रिस्प मैं आपको बोलूं, हमारे खुद का 50% जो है कंट्रीब्यूशन है एज ए पर्सन इनटू एक्चुअल इंक्रीज इन कैंसर रिस्क। इसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आज से 50 साल पहले और आज में एक्चुअल कैंसर रिस्क बढ़ा है, और कुछ एरियाज में कैंसर जो है, पर्टिकुलर कैंसर ज्यादा कॉमन है। जैसे आप देखोगे गेंजेटिक बेल्ट, जैसे हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर हम गॉल ब्लैडर के कैंसर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिलते हैं। हमारे कुछ पार्ट ऑफ कंट्री है, जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है या साउथ हमारा इंडिया, वहाँ पे स्टमक कैंसर बहुत कॉमनली मिलता है। वो लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है, वो फूड हैबिट से भी रिलेटेड है, और वहाँ के जो पॉल्यूशन या वाटर या सॉइल के कॉम्पोजिशन से भी रिलेटेड है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, मल्टी फैक्टोरियल होता है, और हर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में कैंसर जो है, अलग अलग तरह के कैंसर मिलते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी एक एस्पेक्ट जो हम मिस कर गए थे, इन्फेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और सर्वाइकल कैंसर के लिए हेपेटाइटिस अपना जो एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं जो कि इन कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखोगे, वो नंबर 2 से नंबर 10 पे पहुंच चुका है। मतलब इतना कंट्रोल हो गया है, बिकॉज उसके अगेंस्ट वैक्सीन उपलब्ध है हमारे पास। इंडिया में भी ये वैक्सीन उपलब्ध है। इसके बारे में एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जानकारी बहुत है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर को लेकर अब तक जानकारी इतनी नहीं हो पाती है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसे अच्छे कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन अवेलेबल हैं। सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट एचपीवी वैक्सीन, जो कि अप टू 90% तक सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को प्रिवेंट करता है। इसी तरह से हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले जो पीढ़ी है उसमें हेपेटाइटिस बी रिलेटेड जो लिवर कैंसर है वो काफी कम हो जाएंगे। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट भी आ गया है, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि अगले दशक के अंदर इन वायरसेस से रिलेटेड कैंसर्स कम हो जाएंगे। और भी वायरसेस जैसे कि एचआईवी वायरस में भी जिन लोगों को लॉन्ग टर्म से एड्स हो, एचआईवी हो, तो उनको कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, बिकॉज उनका इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है। और कुछ लोग लंबे टाइम जैसे अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, जैसे डॉक्टर पांडा ने बोला, आपने भी बोला कि बहुत सारे लोग अपने आप, एक बार डॉक्टर ने दवाई लिखी क्रॉनिक डिसऑर्डर में, खुद ही दवाई लेते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। उसमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं लॉन्ग टर्म में, या इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स होते हैं। अगर वो नियमित रूप से उनको मॉनिटर ना किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म में इम्यूनोसप्रेशन करके कैंसर के इंक्रीज रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं पर्सन के ओन जानकारी से और उसकी हैबिट से। बिल्कुल। तो डाइट के साथ साथ किन चीजों का ध्यान रखना है उसके प्रिवेंशन, कैंसर प्रिवेंशन के लिए, ये हमने डॉक्टर राज पुरोहित से बखूबी जाना। बढ़ते हैं अपने सेशन की एंड की तरफ, और मैं सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर साहनी से। डॉक्टर साहनी, जैसे हम हो गए, यंगस्टर्स हो गए, या फिर मिड एज लोग हो गए, या कोई भी, आजकल हर किसी के पास फोन्स हैं, लैपटॉप्स है, और हर कोई इन्हीं में उलझा हुआ है। तो यूवी रेज, किसी टाइप के खाने के जो बर्तन होते हैं, या फिर पोल्यूशन, या फिर माइक्रोवेव्स का बहुत ज्यादा यूज, क्या ये भी कैंसर के बारे में कुछ बताते हैं? क्या इनकी वजह से भी कैंसर, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैंसर में बढ़ावा मिलता है? ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी रोक ले नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या आगे जाकर ये कैंसर का कारण बन सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन तनप्रीत, लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मेरी बिलीफ कुछ भी हो सकती है कि हाँ ये कंट्रीब्यूट करता है या नहीं करता है। तब सबसे पहला, जैसे डॉक्टर राज पुरोहित ने बोला, कि हम इतना लिपट गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में कि बच्चे से लेके एल्डरली तक अब कोई बाहर नहीं जाना चाहता।
कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। मैं आपको बताता हूँ हमारी जनरेशन और इस जनरेशन में क्या फर्क है। हमारी जनरेशन में माँ या बाप कान खींच के अंदर लाती थी घर के कि खेलना बंद करो और पढ़ाई करो। आज की जनरेशन को कान पकड़ के घर से बाहर निकालना पड़ता है कि टीवी के सामने मत बैठो और फास्ट फूड मत खाओ, एक्सरसाइज करो। सो दैट डेफिनेटली वो चेंज जो आया है वो बहुत जरूरी फैक्टर प्ले करता है। Now, whether microwave rays have a issue, whether the radiation from the phone causes cancer, so far all the studies that have been done have not shown any conclusive proof. कोई भी proof नहीं मिला है कि कोई direct correlation है। अगर कोई correlation मिला है तो वो सिर्फ lifestyle change from a very active lifestyle to a sedentary lifestyle, वो change आया है। So that is avoided, but of course other जो नॉन कैंसर रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे हमने देखा कि पहले 1.5 साल जो लॉकडाउन हुए थे कोविड में, सारी दुनिया जो है वो बैठ के नेटफ्लिक्स और बाकी सारी चैनल्स ऐसे करके देख रही थी। देयर वाज अ सडन ऐसे राइज इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो मस्कुलर इंजरीज होना, बॉडी की शेप बिगड़ना, ये चीजें जरूर ऑन द राइज हैं, बट इनका इस समय डायरेक्टली कोई कैंसर से रिलेशन अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो एक ये जो मिथ था शायद वो आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। हम इसे मिथ के तौर पर अभी मान सकते हैं, ऐसा कहें तो। Yeah, it's people believe that mobile towers और excessive use of mobile, इससे कैंसर हो सकता है, और ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। मेरे भी जानकार हैं जिनके 3 या 4 लोग जिनको ब्रेन में ट्यूमर्स हुए हैं, पर उनके घर के आसपास वो ऐसे टावर से, पर अगर उनको हुआ है तो बाकी पूरी कॉलोनी में भी फैलना चाहिए, वो तो हुआ नहीं अभी तक। सो एक चीज पे पॉइंट करके बोलना है कि इससे कैंसर होता है, वो मेरे ख्याल से गलत है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कैंसर पर हमने जो आज चर्चा की है, बहुत सारे चीजों के बारे में जाना है, बहुत माइन्यूट चीजें, जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिन पर अक्सर हम बात नहीं कर पाते और हमें पता नहीं होता, उसके बारे में आज हमने जाना। तो मैं अब चाहूंगी तीनों डॉक्टर से एक एक करके, कि क्योंकि ये जो सेशन है वो कैंसर अवेयरनेस डे पर है, तो डॉक्टर राजपुरोहित, सबसे पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारे यूजर्स को आप अवेयरनेस के तौर पर एक सजेशन, एक जो भी बात आप रखना चाहें कैंसर को लेके, आप बिल्कुल कहिए। मैं तो सिर्फ 2 वर्ड्स जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, मैंने जो कैंपेन चलाया हुआ है अपने कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, हमने उसमें एक टैगलाइन रखा है KNOW, नो कैंसर टू नो कैंसर। जितना जानोगे कैंसर के बारे में, उतना ही चांस है आप अपने आप को, अपने परिजनों को और अपने आसपास के लोगों को आप कैंसर से बचा पाओगे, क्योंकि जितना जल्दी हम कैंसर को पकड़ लेते हैं उसमें उतने ही चांसेस अच्छे हो जाते हैं कैंसर को क्योर होने के। एक और मैसेज मैं देना चाहूंगा, कैंसर अगर लास्ट स्टेज में भी है तो आज की डेट में बहुत सारी थेरेपीज हमारे पास उपलब्ध हैं, अच्छे एडवांसेस हैं सर्जरी में, रेडिएशन में। तो एडवांस कैंसर में पहले आमतौर पर डॉक्टर्स ही पेशेंट्स को घर भेज देते थे कि नहीं आप घर जाके सेवा करिए, अब ऐसा नहीं है। एडवांस कैंसर में भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो 5 से 10 साल तक एकदम ठीक रह रहे हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हमारे, ऐसे कैंसर्स हैं जो कि फंक्शनली क्योर हो रहे हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ एक पिल देना पड़ता है और वो सालों साल ठीक रहते हैं, कोई उनको बता नहीं सकता कि उनका कैंसर है। तो कैंसर के लिए जानकारी ही आई थिंक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज का दिन हम चाहते हैं कि लोगों को जितना अवेयर कर पाए उस पर वर्क करें। ये ना केवल हमारी जिम्मेदारी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहभागी हैं। इसी तरह से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो भी आगे इस मैसेज को पास कर पाए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजपुरोहित। डॉक्टर सानी, मैं आपसे भी चाहती हूँ कि हमारे यूजर्स को आप अवेयर करें, एक मैसेज दें। जैसे अभी संजना राजपुरोहित जी ने बोला, नो कैंसर टू नो कैंसर। सो सबसे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि मैं ब्रेस्ट सर्जन हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है मैमोग्राम कराने का। तो द बेस्ट टाइम मैमोग्राम कराने का तब है जब आपके पास ना तो कोई साइन है ना सिम्टम है। तो 40 के बाद हर साल में एक दफा हर औरत को मैमोग्राम डेफिनेटली कराना चाहिए। और उससे भी बेटर अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं हो मैमोग्राम की, तो आप ये जो 10 बेस्ट वेज हैं ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के, वो ये हैं।
तो राइट हैंड लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड राइट ब्रेस्ट, हर महीने अपने दिमाग को सिर्फ ये सिखाना है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है। अगर आपको नॉर्मल पता है तो आप थोड़ा सा भी चेंज है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज जैसे ही कुछ भी चेंज आए या मैमोग्राम के लिए जाइए। हाँ, उसमें 10% चांस है कि कुछ मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो इतनी जल्दी मिलेगा कि बिल्कुल 110% ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू। बिल्कुल। तो डॉक्टर पांडा, हम आपसे भी चाहते हैं कि एक अच्छा सा मैसेज कैंसर पर हमारे दर्शकों को आप दें। जरूर। इसमें मैं मेरा 9 साल की बेटी को जो एज सच इन जनरल बोलता हूँ, बी अलर्ट, बी अवेयर, बट डोंट एवर बी अफ्रेड। जानकार बनिए, जागरूक बनिए, डरिए मत। डॉक्टर साहनी एंड डॉक्टर राजपुरोहित ने जो बताया, इंडिया इज इन अ वेरी यूनिक पोजीशन। यहाँ कैंसर की मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो कि डेवलप्ड कंट्री में अवेलेबल है, सारे अवेलेबल है एट ए फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, और वो सरकारी अस्पताल में भी अवेलेबल है। लोगों को ये लगता है कि कैंसर की इलाज बहुत महंगे हैं, बहुत डिफिकल्ट है। ये सच नहीं है। मोस्ट ऑफ द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज प्रीटी चीप। और इंडिया बीइंग अ फार्मास्यूटिकल हब, हमारे देश में बहुत सारे कैंसर के ड्रग्स तैयार होते हैं, वो काफी सस्ते में हैं और सरकारी अस्पताल में मुफ्त में भी उपलब्ध है। जो जरूरी है, अगर आपको डर है, अगर आपको शक है, आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए। जैसे मैंने बताया, 10 में से 9 केसेस में वो कैंसर होगा नहीं, और अगर होगा भी तो उसकी इलाज भी उपलब्ध है। स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक सभी समय उपलब्ध है। एंड कैंसर इज लाइक एनी अदर डिजीज, और एक बीमारी है, इसको कोई अलग से तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इसको एक डायबिटीज, हाइपरटेंशन की तरह ही आप ये करिए और आगे जाके इलाज करिए। हम डायबिटीज भी तो क्योर नहीं कर सकते, पर उसके साथ भी तो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। कैंसर भी हम क्रोनिक डिजीज बन सकता है। तो जानकार बनिए, सजाग होइए, डरिए नहीं। तो जैसे कि हमने जाना कि कैंसर कैसे होता है और किस तरीके से इसे रोकने की कोशिश की जा सकती है, तो मैं तीनों डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर्स। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सभी को कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे का मौका है और कैंसर से जुड़ी जानकारी लगातार जारी है। सो स्टे ट्यून्ड। मैं जल्द हाजिर होंगी अपने वेबिनार के दूसरे सेशन के साथ। तब तक आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.